एक तरफ भारत में आए दिन बैंकिंग स्कैम सुनने और देखने को मिल जाते हैं, जैसे यस बैंक स्कैम, पीएमसी बैंक स्कैम, चंदा कोचर, वीडियोकॉन स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम, एपीजे शिपयार्ड स्कैम। वहीं दूसरी ओर एनबीएफसी कंपनी आए दिन कॉलेज कर जाती है, जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, नामगिरी फाइनेंस, कुडोज फाइनेंस। वहीं इन सब के बीच एक आदमी जो एक टाइम पर अपने 8th क्लास के एग्जाम में फेल हो गया था, उसने एक ऐसा बैंकिंग बिजनेस डेवलप किया जिस पर 27 लाख से लोग भरोसा करते हैं। सिर्फ साल 2022 की बात की जाए तो इस बैंक को 26 अवार्डों से नवाजा गया है। इस बैंक के एमडी एंड सीईओ और कोई नहीं बल्कि मेरिट होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस टाइकून, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बैंकिंग बिलियनर संजय अग्रवाल हैं। तो आइए जानते हैं कैसे 10 जनवरी 1996 में शुरू किया गया एलन फिनको जेम्स प्राइवेट लिमिटेड आज 40,300 करोड़ का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है। AU Small Finance Bank has been a retail-focused bank with a deep geographical reach and a connect with the rural and semi-urban markets in north, west and central part of the country. ये बैंक हम आगे 100 साल 200 साल के लिए बना रहे हैं और इनफैक्ट I always say to my team कि after 400 years if I come back to this world can I do a job again in AU? संजय अग्रवाल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सीए करके मेरिट लिस्ट में आने के बाद इनका एक हाई पेइंग जॉब के लिए बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया था। बट जो राजस्थानी हो, बढ़िया फैमिली से हो और स्कूल टाइम से ही कप्तान बने रहने की जिनकी आदत हो, वो जल्दी से कहाँ किसी की नौकरी करने वाले हैं। जो कि संजय अग्रवाल पेशे से सीए थे और रहने वाले जयपुर राजस्थान के थे, तो वो अच्छे से समझ चुके थे कि उस टाइम पर जयपुर के रूरल एरिया में लोगों की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कोई अच्छी कंपनी या बैंक है ही नहीं, और अगर है तो सिर्फ और सिर्फ साहूकार लाला जी, जिनका काम लोगों को ब्याज के मायाजाल में फंसाना था। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए संजय अग्रवाल ने अपने चाचा जी और कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की मदद से साल 1996 में शुरू किया एलन फिनको जेम्स प्राइवेट लिमिटेड। शुरू में ये कंपनी लोगों को ट्रक, जीप और कार खरीदने के लिए लोन दिया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्रॉफिट भी कुछ कुछ बन रहा था, पर कहानी में असली मोड़ आता है साल 2002 में, जब जाने माने एचडीएफसी बैंक ने इस कंपनी को प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए फंड दिया। फिर तो मानो जैसे इनके लिए नई राह ही खुल गई थी। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल लोन के साथ साथ मॉर्गेज लोन भी करने लगी। अब यहाँ ना एक बात निकल के आती है कि कंपनी का नाम एलन फिनको जेम्स से एयू फाइनेंसर कैसे पड़ा। तो बात उस समय की है जब कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक ब्रांड नेम की जरूरत थी, जो कंपनी को मजबूती दे, एक नई पहचान दे, जिसका नाम लोगों के दिमाग में छप जाए, याद रह जाए। इसलिए सोचा गया कि हिंदुस्तान में सदियों से गोल्ड यानी सोने को बहुत ही कीमती समझा जाता है, और सोना जिसके पास हो उसे आर्थिक रूप से मजबूत समझा जाता है। इसलिए लैटिन भाषा के ऑरम शब्द से, जिसका हिंदी में मतलब है सोना यानी कि गोल्ड, और जिसका रासायनिक सिंबल एयू निकल के आता है, वहाँ से कंपनी का नाम एयू फाइनेंसर दिया गया। ये नाम सुनने और समझने में इतना ज़्यादा ईजी था कि इसकी वजह से कंपनी की ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ गई। हम चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, देख लें, समझ लें, पर सच्चाई ये है कि धंधे को चलाने के लिए कैपिटल, नगद और रोकड़े की जरूरत होती है। और सेम यही प्रॉब्लम संजय अग्रवाल के साथ साल 2007 के करीब आ रही थी, जब उनकी कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ के करीब था और उन्हें कंपनी को चलाने और बढ़ाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। उस टाइम पे संजय अग्रवाल खुद कहते हैं, मेरे पास में 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कंपनी को छोटी रहने दूँ और कंपनी की 100% ऑनरशिप अपने पास में रखूं, और दूसरा रास्ता रिस्क लूं, कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करूं और बाजार से फंड्स उठाऊं। संजय अग्रवाल ने रिस्क लिया और बाजार से फंडिंग उठाने निकल पड़े। पर उस टाइम पे किसी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से फंड्स उठाना आज के जितना नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। पर संजय अग्रवाल कहाँ किसी की सुनने वाले, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़े सीधा बॉम्बे एक इन्वेस्टर की तलाश में। किस्मत से आज के जाने माने प्राइवेट इक्विटी प्लेयर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के इन्वेस्टर बैंकर ने उन्हें एयू फाइनेंसर के बारे में बताया। बट विशाल तुलसियान जो एमडी एंड सीईओ हैं मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी के, और रामदेव अग्रवाल जो कि चेयरमैन हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के, उन्होंने एयू के बारे में सुनते ही साफ मना कर दिया और कह दिया, प्लीज़ डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड मनी, दिस कंपनी प्रॉफिट इज़ वेरी लो एंड वी डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड मनी। ये सुनने के बाद उनके इन्वेस्टर बैंकर ने कहा, प्लीज़ आप लोग एक बार मिल लीजिए, फंडिंग देना नहीं देना बात की बात है। और फिर मीटिंग फिक्स होती है संजय अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की। संजय अग्रवाल से मिलने के बाद विशाल तुलसियान इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि ये मीटिंग आधी रात तक चली। संजय अग्रवाल के बिजनेस मॉडल को समझते हुए
विशाल तुलसियान ने 10 करोड़ की सीड फंडिंग मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की तरफ से एयू फाइनेंसर में डाली। ठीक इसके कुछ ही समय बाद एक और 10 करोड़ की फंडिंग मोतीलाल ओसवाल ग्रुप से संजय अग्रवाल को मिली। ठीक इसके 2 साल बाद IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे वर्ल्ड बैंक का कमर्शियल आर्म कहा जाता है, उसने एक बड़ी और मोटी हिस्सेदारी एयू फाइनेंसर में खरीद ली। 2008 से लेकर साल 2014 तक इनका फोकस NBFC बिजनेस पे प्रॉपर था। इनका ज़्यादातर फोकस स्मॉल टिकट साइज लोन्स और रूरल एरिया की फंडिंग पे था। शुरू से ही सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ स्केलेबिलिटी पे इनका ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए ये बिजनेस को स्केल करते चले गए। जहां 2010 में ये 3 स्टेट राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ 113 ब्रांचों में बैठे थे, वहीं आज 22 राज्यों के साथ 925 ब्रांचों में बैठे हैं। 13 सालों में लगभग 71 ब्रांचें इन्होंने हर साल खोली है। अब बात करते हैं ये NBFC से बैंक कैसे और क्यों बने। संजय अग्रवाल NBFC में काम करते करते ये समझ चुके थे अगर उन्हें बिजनेस को स्केल करना है तो NBFC से बैंकिंग की तरह मूव करना होगा, क्योंकि NBFC की अपेक्षा बैंकिंग बिजनेस में ये अपने कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते थे, जैसे अकाउंट ओपनिंग सर्विस, क्रेडिट कार्ड सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, डिपॉजिट सर्विस, लॉकर सर्विस, लोन्स, FD, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट, नेट बैंकिंग और काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को बैंकिंग बिजनेस में ऑफर कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर हर 3 में से 2 वर्किंग प्रोफेशनल्स बैंक में काम करना पसंद करते हैं, और जब कस्टमर लोन लेने की सोचता है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मेरा लोन सबसे पहले किसी बैंक से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। साल 2014 में करीब 72 कंपनियों ने RBI को एप्लीकेशन दिया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए, और उन 72 कंपनियों में से मात्र 10 कंपनियों को अप्रूवल मिला था, और उन 10 कंपनियों में से एकमात्र NBFC कंपनी एयू फाइनेंसर थी जिसे सितंबर 2015 के महीने में RBI की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। एयू के साथ साथ 9 और कंपनी को स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस मिला था, पर आज एयू उन सब कंपनी से हर चीज़ में आ गए, फिर चाहे वो अकाउंट ओपनिंग में हो, ब्रांच चेंज में हो, लेंडिंग में हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन में हो, टच पॉइंट्स में हो, या फिर इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। एयू की सक्सेस पे अगर गौर किया जाए तो इनका ज़्यादा फोकस स्मॉल टिकट साइज लोन्स पे रहा है। रिस्क को कवर करने के लिए इनका कलेक्शन भी काफ़ी मजबूत है। इन्होंने टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी ध्यान दिया है, जैसे डिजिटल बैंकिंग और वीडियो KYC। इनका ज़्यादातर फ़ायदा इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से हुआ है। जो इनके पुराने कस्टमर NBFC के थे वही आगे चलकर इनके बैंकिंग कस्टमर भी बने, जिससे कॉस्ट पर एक्विजिशन काफ़ी कम हो गई। वहीं बात अगर नंबर की करी जाए तो साल 2018 में इनका रेवेन्यू 2155 करोड़ था, वो बढ़ करके साल 2022 तक 6915 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो साल 2018 में इनका प्रॉफिट 443 करोड़ था, वो बढ़ करके साल 2022 तक 1130 करोड़ हो गया है। बैंक बनने के बाद एयू ने अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी हाल ही में इनके मार्केटिंग कैंपेन को कियारा आडवाणी और आमिर खान लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी कहानी के आज के हीरो संजय अग्रवाल, इनका कहना है कि मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ही भरोसा करता हूँ। सक्सेस का एकमात्र मूल मंत्र मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन को ही मानता हूँ। इनका ये भी कहना है कि किसी भी काम को लंबे टाइम तक अगर कंटिन्यू किया जाए तो उसका एक बेटर रिजल्ट आना ही आना है। इस केस स्टडी को अंत तक सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए मैं नितेश दत्त शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।